जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। हमारे द्वारा दोस्तों एक नई सीरीज शुरू की जा रही है। जैसा कि दोस्तों हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्लास तो लगातार आ रही थी, लेकिन कमी थी एक सब्जेक्ट यानी करंट अफेयर की। तो दोस्तों हमने और हमारी टीम ने मिलकर के एक डिसाइड किया कि हम करंट अफेयर की क्लास भी दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में ये रहता है कि हमको एक ही जगह से बेहतरीन और इम्पोर्टेंट करंट सारे एक ही जगह से मिलना है। तो दोस्तों इसी चीज का हमने ध्यान रखा और हमने करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की है आज से। यानी कि आपको सुबह 10 से 10:30 के बीच एक करंट अफेयर के क्वेश्चन मिला करेंगे, यानी कि वो 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि उनके चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, ताकि आपको कोई मैगजीन, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। दोस्तों इस सीरीज को जो हम शुरू करने वाले हैं, इसकी विशेषता क्या होगी, यानी कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंक, डिफेंस कोई भी हो सकता है, और पुलिस है, यानी कि जितने पर वनडे एग्जाम है दोस्तों, जिनमें करंट अफेयर पूछी जाती है, सभी एग्जाम के लिए बहुत बेहतर करंट साबित होने वाली है। दोस्तों हमने इसमें बहुत सारी मेहनत की है और आप देखोगे, आप 2-4 हमारी क्लास कर लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अब चलो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारा ये है, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं। दोस्तों 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये पहले भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है उसमें क्वालिफाई किया है। दोस्तों इनका नाम है, पहला है बासिले सेबेटोरी, निकत जरीन, निशान देव, लवरीना बोरगाहेन। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सही है निशांत देव। ये आपको नोट्स में लिख लेना कि निशांत देव 2024 पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संस्था को डब्ल्यूएचओ से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी कि डब्ल्यूएचओ ने कौन सी संस्था है जिसको स्वास्थ्य संवर्धन हेतु, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है निमहंस। सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, निमहंस। यानी कि डब्ल्यूएचओ ने 2024 का जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया है दोस्तों स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, ये दिया है निमहंस। दोस्तों जो निमहंस जो है यह है बेंगलुरु की एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज एक संस्था है, निमहंस इसका शॉर्ट में नाम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डब्ल्यूएचओ ने स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया है, तो दिया है दोस्तों निमहंस के लिए। तो निमहंस एक बेंगलुरु की संस्था है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, कौन से देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी करेंगे। यानी कि सह मेजबानी कौन करेंगे, तो ये है वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका मतलब ये है हमारा जो पुरुषों का जो T20 विश्व कप जो होने वाला है, विश्व कप 2024 में जो होने वाला है, इसकी मेजबानी कौन करेंगे, ये करेंगे एक तो वेस्ट इंडीज करेगी और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों के द्वारा सह मेजबानी की जाएगी। ये आपको दोस्तों पता ही होना चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसूनी वर्षा से किन प्रमुख फसलों को सहायता मिलती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका स्टैटिक भी पार्ट है और ये करंट का भी पार्ट है। यानी कि भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है तो किन फसलों को सहायता पहुंचाती है। तो दोस्तों ये है इसमें, इसका जो आंसर है आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, गेहूं, जौ, जई, राई, ये सब इसमें चारों ऑप्शन बने हुए हैं। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि जो मानसूनी वर्षा से किन फसलों को सहायता मिलती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अब यहां पर एक चीज और आती है, एक चीज कौन सी आती है कि मानसूनी वर्षा क्या होती है। बहुत से दोस्तों के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर मानसूनी वर्षा क्या होती है। दोस्तों मानसूनी वर्षा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि
मानसूनी वर्षा से भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। पहले मानसूनी वर्षा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे, देखो पहला तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा इससे कि जो मानसूनी वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा होती है, तो पहला क्वेश्चन स्टैटिक का ये बनेगा कि भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है इसे सबसे पहले बारिश कहाँ होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, वर्षा लिख लो, सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। केरल, यानी कि केरल में सबसे, यानी कि भारत में जिस मानसून की शुरुआत होती है तो सबसे पहले दोस्तों जो वर्षा होती है वो केरल में होती है। दूसरा क्वेश्चन स्टैटिक का क्या बनेगा, यानी कि जब वापस जाता है मानसून, तो दोस्तों लौटते हुए मानसून से कहां वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा दोस्तों ये वर्षा कहां होती है दोस्तों, ये वर्षा होती है तमिलनाडु, ये होती है तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु में दोस्तों ये वर्षा होती है, ये होती है दोस्तों सर्दियों में। कब होती है, सर्दियों में। यानी कि हमारे यहाँ मानसून का आगमन तो गर्मियों में होता है, तो वर्षा होती है केरल में। और जब मानसून वापस जाता है, वापस कब जाएगा, सितंबर अक्टूबर में वापस जाता है, तब तक क्या होता है, तमिलनाडु में सर्दी पड़ने लगती है, हल्की हल्की सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। तो लौटते मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है और आते मानसून से केरल में वर्षा होती है। दोस्तों ये चीज आपको कम से कम लगभग पता ही होना चाहिए। अब आते हैं अपने मूल क्वेश्चन पर। तो मूल क्वेश्चन क्या था, मूल क्वेश्चन ये था कि मानसूनी वर्षा से किन फसलों को सहायता मिलती है। दोस्तों इसका बी आंसर सही है, यानी कि चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना, इन फसलों को मानसूनी वर्षा से सहायता मिलती है, यानी कि इनको फायदा होता है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि आईएमडी के अनुसार जून सितंबर अवधि के लिए 50 साल की औसत वर्षा क्या है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, यानी कि आईएमडी के अनुसार जून से सितंबर अवधि के लिए 50 साल की औसत वर्षा पूछी आपसे के, यानी कि जून और सितंबर में जो वर्षा होती है तो 50 साल का औसत पूछा है, वो कितनी सेंटीमीटर रही है। तो दोस्तों इसका आंसर है 87 सेंटीमीटर। दोस्तों आंसर क्या है इसका, 87 सेंटीमीटर वर्षा औसत रही है 50 वर्षों की, जून से सितंबर के महीने की। दोस्तों ये तो हुआ। अब थोड़ा सा स्टैटिक भी थोड़ा इसका समझ लो कि आईएमडी क्या है। देखो करंट अफेयर को आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आईएमडी क्या है, ताकि आपका स्टैटिक और करंट दोनों कंप्लीट होते चले। दोस्तों आईएमडी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग, ये आईएमडी का नाम है। ठीक है, नाम क्या है आईएमडी का, भारतीय मौसम विभाग नाम है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि आईएमडी की दोस्तों स्थापना कब हुई, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आईएमडी की दोस्तों स्थापना जो हुई है वो हुई है 1875 में। कहां हुई है दोस्तों, पुणे में। पुणे में इसकी स्थापना हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कहां हुई है, 1875 पुणे में हुई है। इसके अलावा और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहां है। भारतीय मौसम विभाग का दोस्तों मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहां है दोस्तों, नई दिल्ली। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो स्टैटिक भी आपका कंप्लीट हो रहा है दोस्तों, और आपका करंट अफेयर भी हो रहा है। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 पुणे में हो रही है। हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों इसका, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है। यानी कि यह बोला जा रहा है कि हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है तो वह किस अवधि तक फैल जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा मध्य जुलाई, यानी कि देखते होंगे आप 12 से 15 जुलाई तक भारत में वर्षा का आगमन पूरी तरीके से लगभग हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है दोस्तों, मध्य जुलाई। यानी कि आपको जुलाई का याद रखना है, जुलाई का अंत नहीं, जुलाई का अंत कोई मतलब नहीं है, मध्य जून का मतलब नहीं है। यहां पे क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन इन्होंने गलत कर दिया है, मध्य जुलाई इसका
मध्य जून का कोई ऑप्शन मतलब नहीं है, मध्य जुलाई इसका दोस्तों सही आंसर है, यानी कि मध्य जुलाई में पूरे देश में वर्षा फैल जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। दोस्तों सातवां क्वेश्चन क्या है, 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन को दुनिया के पहले रॉकेट का नाम क्या रखा गया है। यानी कि 30 मई 2024 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा, अग्निकुल कॉस्मोस क्या है, एक संस्था है, इसके द्वारा लॉन्च किए गए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट का नाम पूछा। दोस्तों दुनिया में करंट अफेयर में कहीं भी अगर पहला आता है तो वो इंपोर्टेंट हो जाता है, तो ये दुनिया का पहला रॉकेट है दोस्तों। इसका आपको याद होना चाहिए अग्निबाण। नाम क्या है दोस्तों इसका, अग्निबाण इसका नाम है। यानी कि अग्निबाण दुनिया का पहला रॉकेट है जो 3D प्रिंटेड इंजन वाला है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब अग्निबाण के बारे में थोड़ा और समझ लो दोस्तों। अग्निबाण जो है ये पूरी तरह से दोस्तों स्वदेशी है, ये पूरी तरह से भारत द्वारा निर्मित है, पूरी तरह से स्वदेशी है। इतनी बात आपको लगभग पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में भारतीय किशोर खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने किस खेल के शास्त्रीय प्रारूप में दुनिया के नंबर 1 मैग्नेस कार्लसन को हराया है। तो दोस्तों मैग्नेस कार्लसन जो है ये शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। अभी दोस्तों नॉर्वे में शतरंज की प्रतियोगिता चल रही थी विश्व स्तर पर, तो हमारे भारत के आर प्रज्ञानंद, तो आर प्रज्ञानंद ने दोस्तों मैग्नेस कार्लसन को हरा दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर प्रज्ञानंद ने किस खेल में हराया है दोस्तों, यह शतरंज, शतरंज में हराया है दोस्तों। आपको एक फैक्ट और बता दूं दोस्तों, शतरंज जो खेल है दोस्तों इसकी शुरुआत भारत से ही हुई है, इसकी शुरुआत दोस्तों भारत से ही हुई है। तो आर प्रज्ञानंद ने मैग्नेस कार्लसन को हराया दोस्तों शतरंज के खेल में, यह आपको लगभग पता होना चाहिए। अगला है, स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसका SU-13M के 1 प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रुद्र AM-2। ये पता होना चाहिए आपको। यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित ठोस चालित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है जिसको SU-30M के फर्स्ट प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है दोस्तों, ये है रुद्र AM-2। अब इसमें 3 नाम और हैं, ब्रह्मोस है, आकाश है, नाग क्या है। दोस्तों इनका भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्या कि ब्रह्मोस क्या है। तो दोस्तों थोड़ा ब्रह्मोस को बता देता हूँ। दोस्तों ब्रह्मोस जो है यह है रूस और भारत के सहयोग से बनाई गई है, यानी कि भारत की एक नदी है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, और एक रूस की नदी है, एक रूस की नदी है मास्कोव। रूस की नदी कौन सी है दोस्तों, मास्कोव, मास्कोव। दोस्तों मास्कोव नदी, यानी कि इन 2 नदियों के नाम पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया। तो आपको एक बात और क्लियर होगी दोस्तों, ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसको भारत और रूस ने मिलकर के विकसित किया था। यह ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोव नदी से यह संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं आकाश पर। आकाश क्या है दोस्तों, आकाश भी एक मिसाइल है लेकिन ये इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट कैसे है, यानी कि ये जमीन से आकाश में, यानी कि सतह से हवा में वार करने की क्षमता रखती है। यानी कि जो आकाश जो मिसाइल है दोस्तों ये सतह से आकाश में वार करने की क्षमता रखती है। ये सतह से आकाश में यदि कोई भी टारगेट है तो उसको मारने की क्षमता रखती है आकाश। नाग क्या है दोस्तों, नाग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाग क्या करती है, नाग जो है दोस्तों एक टैंक रोधी मिसाइल है। नाग क्या है दोस्तों, यानी कि ये टैंक रोधी मिसाइल है। इंपॉर्टेंट कैसे है, इसको बोलेंगे टैंक रोधी मिसाइल। टैंक रोधी मिसाइल का दोस्तों मतलब क्या होता है, टैंक रोधी मिसाइल का मतलब ये होता है कि यह है जो दुश्मन के टैंक होते हैं, आप देखे होंगे जो टैंक होते हैं जिससे क्या है बमबारी की जाती है, गोलाबारी की जाती है, तो टैंक होते हैं हर पाकिस्तान के, हर देश के टैंक होते हैं। तो इन टैंकों को क्या करती है, उनका विनाश कर देती है, उनका विनाश कर देती है। और इसकी एक विशेषता और यह है कि यह रात में भी हमला कर सकती है। नाग जो है ये रात में भी दोस्तों हमला कर सकती है। इतनी बात आपको लगभग पता होना चाहिए।
10वां क्वेश्चन, हम केवल 10-10 क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। 10वां क्वेश्चन ये है, 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? यानी कि 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, मेजर राधिका सेन, यानी कि मेजर राधिका सेन को सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर नामित किया है संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए, मेजर राधिका सेन। अब दोस्तों यहां पर एक चीज और समझ लो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है, ये आपसे स्टैटिक में कभी भी पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों स्थापना कब हुई है? दोस्तों पता क्या होता है, स्टैटिक जो क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन करंट अफेयर से लिंक होकर के आ जाते हैं। तो स्थापना कब हो रही है दोस्तों? स्थापना हो रही है इसकी 1945 में, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो रहा था तभी संयुक्त राष्ट्र संघ की दोस्तों स्थापना होती है, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। हमारे इतने सारे क्वेश्चन थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, जैसे कि एक मिनट, ये हो गया हमारा। यहां पर मैंने आपको WHO के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई थी कि WHO जो है, ठीक है, WHO के बारे में थोड़ा स्टैटिक आपको और बताया था कि आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। WHO, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। WHO दोस्तों क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, ये तो हो गया इसका पूरा नाम। इसके बाद दोस्तों इसकी स्थापना कब हो रही है? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाएगा कि WHO की स्थापना कब हो रही है, इसमें कितने देश शामिल है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसकी स्थापना हो रही है 1948 में। 1948 में दोस्तों WHO का जो हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है, ये दोस्तों जेनेवा में है। ये स्टैटिक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि WHO का पूरा नाम क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरा नाम हो गया। स्थापना कब हो रही है? 1948 में हो रही है। दूसरा, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, ये आपको पता होना चाहिए। एक और बात, अब बात यह आती है दोस्तों, WHO की स्थापना हुई थी, उसी उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है, इसकी डेट आपसे कभी भी पूछी जा सकती है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये है 8 अप्रैल, यानी कि 8 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ये स्टैटिक पोर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि WHO की स्थापना कब हो रही है? 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया था? WHO की स्थापना हो रही थी 8 अप्रैल को, तब से इसने काम शुरू किया है। तो 8 अप्रैल की डेट आपको याद रखनी ही चाहिए, इसका मुख्यालय याद रखना चाहिए, डेट याद रखनी चाहिए और उसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये थी हमारी दोस्तों करंट अफेयर क्लास। जुड़े रहिए दोस्तों, हम 10 क्वेश्चन की सीरीज लगातार कराते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हुए थे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।